यस सर। तो फोर्ट्रॉन से कहानी स्टार्ट हुई थी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन से, कॉमन बेसिक और लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी हमारी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनसे काम हो नहीं पा रहा था, तो हमारी एक ऐसी नीड फील की गई जो कॉमर्शियल एप्लीकेशंस भी बना सके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सके, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सके। तो बेसिकली इसको उबुंटू में प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था, यूनिक्स में प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो 1970 चल जाओ भाई, तो बिल्कुल ही मैं बता दे रहा हूँ, स्क्रैच से बता रहा हूँ। 1970 में डेनिस रिची ने AT&T एंड बेल लेबोरेटरी में जस्ट मूरे हिल्स न्यू जर्सी में एक लैंग्वेज इन्वेंट की जिसका नाम हुआ सी लैंग्वेज, बाद में चल के। इस लैंग्वेज को बनाया क्यों गया था? क्योंकि यूनिक्स में प्रोग्रामिंग करनी थी। तो यूनिक्स में प्रोग्रामिंग करने के लिए इसको बनाया गया था कि जो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स लॉन्च हो चुका था कि उसमें हम आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकें। लेकिन यूनिक्स में प्रोग्रामिंग ये इतनी अच्छी लैंग्वेज निकली अपने पॉइंटर्स फीचर्स की वजह से, एड्रेस एलोकेशंस की वजह से इतनी अच्छी लैंग्वेज निकली कि फाइनली आपको पूरा यूनिक्स जो है, पूरा यूनिक्स सी में लिख दिया गया, सी रिटन हो गया, रीराइट कर दिया गया इसको सी लैंग्वेज में। और इसकी जितनी भी टूल्स थे, यूटिलिटीज थी, और जितने भी इसके कंपाइलर्स थे, सबको उठाकर किसमें डाल दिया, लिख दिया गया, सी में लिख दिया गया। तो एक तरफ से सी सबसे अच्छी इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम लैंग्वेज के फॉर्म में उभर के आई। तो सिस्टम लैंग्वेज के तौर पर ये सबसे ज्यादा इसका नाम आया और इसने एक रिवोल्यूशन लाया सिस्टम प्रोग्रामिंग में। ये लैंग्वेज एक रिवोल्यूशन लाई, इसीलिए इसको मिड बोलते हैं, इसीलिए इसको मिड लेवल बोलते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल को भी टच करती है और ये लो लेवल असेंबली को भी टच करती है। लो लेवल को भी टच करने का मतलब हो गया बिल्कुल जस्ट लाइक असेंबली, ये थोड़ी सी मैच करती हुई है असेंबली से, जैसे हमारी AT&T एंड इंटेल की जो असेंबलीज होती हैं उनसे हल्का सा मैच करती हुई है, इसीलिए इसको मिड लेवल बोला गया। इसका बीच का लेवल इसको बोला गया क्योंकि ये ऊपर भी टच कर सकती है, नीचे भी टच कर सकती है। सो दैट इज अ पॉइंट। तो फिर हमारा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था, उसने 1980s में 1982 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने सी को एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोला, जो आगे चल के 1989 में आगे चल के ये आपका अनसाई सी नाम से फेमस हो गया, ANSIC। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सी, और ये जो स्टैंडर्ड है वो सारे कंपाइलर्स को सपोर्ट करता है। तो आपके सी के कोई भी कंपाइलर ले लो, GCC कंपाइलर ले लो, टर्बो सी कंपाइलर ले लो, डैप सी कंपाइलर ले लो, G++ कंपाइलर ले लो, तो जो भी कंपाइलर होगा वो किसको सपोर्ट करेगा? वो अनसी सी को सपोर्ट करेगा। तो दैट इज द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ द सी लैंग्वेज। और इसमें कहानी शुरू हुई सबसे पहले हमारी कि एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ। सबसे पहले तो कीवर्ड्स उठाए गए, तो मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बता दूं। कीवर्ड्स के बारे में मैं बिल्कुल शॉर्ट इंट्रो दूंगा, आई थिंक सारे लोगों को पता होगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर जो ये लिखा जाता है, जितने भी इसमें 32 कीवर्ड ऐसे माने गए हैं, तो 32 कीवर्ड्स में इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, अब कीवर्ड के बाद क्या होता है? कीवर्ड के बाद आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा इंट एक्स। अब ये इंट तो हमारा कीवर्ड हो गया, ये एक्स हमारा क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, तो आइडेंटिफायर मतलब किसी वेरिएबल को नाम देना अपने आप में आइडेंटिफिकेशन है, उसी आइडेंटिफिकेशन नाम से इसको आइडेंटिफायर बोला गया। किसी फंक्शन का नाम लिखना, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन। किसी एरे का नाम लिखना, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन। मैंने एरे इसको क्यों बोला? क्योंकि यहाँ हमारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट। तो इनका भी अंतर समझ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस, दिस इज कॉल्ड ब्रेसिस, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट। एवरीबॉडी इज क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। हाँ, तो इन तीनों में अंतर आना चाहिए क्योंकि ये टर्म्स आपके पूछे जा सकते हैं और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे हुए पैरेंथेसिस, ये हमारे हुए करली ब्रेसिस, और ये हमारे हुए ब्रैकेट प्रॉपर। तो ब्रैकेट के सिंबल की वजह से मैंने इसको क्या बोल दिया? एरो बोल दिया। पैरेंथेसिस की वजह से मैंने इसको क्या बोल दिया? फंक्शन बोल दिया। तो इसका नाम देना भी ये अपने आप में हुआ आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर हमने डिसाइड किया, आइडेंटिफायर कैसे होंगे?
आइडेंटिफायर मतलब किसी वेरिएबल को नाम देना, किसी फंक्शन को नाम देना, किसी एरे को नाम देना, किसी पॉइंटर को नाम देना, ये हमारे आइडेंटिफायर होते हैं। अब अगर की कैरेक्टर सेट की बात अगर हम करने आते हैं कि जस्ट कैरेक्टर हमारे सी में कितने हैं, तो कोई बताएगा सी में कितने कैरेक्टर हैं हमारे? सर कैरेक्टर तो इन जनरल होंगे ना, जैसे 255 कैरेक्टर होते हैं तो सारे सी में एप्लीकेबल होंगे ना, या फिर कैपिटल या स्मॉल ए वगैरह। ऑनलाइन का यही बड़ा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। कैरेक्टर की बात करें हम, तो कैरेक्टर हमारे पास क्या है? कैपिटल कैरेक्टर है, वॉइस आ रही है, स्मॉल कैरेक्टर है, 0 से 9 लेके सारी डिजिट ये भी कैरेक्टर हैं, और ये सिंबल भी कैरेक्टर हैं। क्या? जैसे हैश, स्पेशल सिंबल, @ कैरेट, है ना, और एम्परसेंड, डिवीजन या मॉड्यूलेटर, तो ये जितने भी स्पेशल सिंबल हैं ये भी हमारे कैरेक्टर हैं। इस कैरेक्टर में इस सी किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है बच्चा? सी सपोर्ट करता है आस्काई को, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक्चुअली में 7 बिट और 8 बिट कॉन्फ़िगरेशन था। 7 बिट और 8 बिट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यानी कैरेक्टर की जो एड्रेसिंग थी वो यूनिकोड, यानी यहाँ पर इनकोडिंग की गई। कैसे? जैसे इन्होंने कहा ए को पहचानने के लिए एक नंबर दे दिया, ए को पहचानने के लिए एक इंटीजर वैल्यू दे दी 65, बी को पहचानने के लिए एक इंटीजर वैल्यू दे दी 66, तो ये 65 किसमें रिप्रेजेंट होगा? 7 बिट में रिप्रेजेंट होगा। तो 7 बिट में 65 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 66 को 7 बिट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो आगे चल के 8 बिट में कन्वर्ट हो गए थे, तो 8 बिट में कन्वर्ट किया जा सकता है, 8 बिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब सी लैंग्वेज के सारे कैरेक्टर आप अगर ले लोगे तो वो 8 बिट में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। कोई भी कैरेक्टर सी बिट का उठा के ले लो आप, वो 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। लेकिन जो आगे चल के वॉयलेट हुआ, जिसको बोला गया यूनिकोड, यूनिकोड सिस्टम आया आपका। यूनिकोड सिस्टम ने कहा कि भैया ये काम नहीं चलेगा, लैंग्वेजेस बढ़ती चली जा रही हैं, कैरेक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, चाइना की लैंग्वेज भी इंक्लूड करनी है, हिंदी भी इंक्लूड करनी है, जावा भी इंक्लूड करनी है, पाइथन भी इंक्लूड करनी है, सब कुछ इंक्लूड करना है। तो ये एक यूनिवर्सल कोड सिस्टम लेके आए। इसको ब्रेक करोगे तो यूनिवर्सल कोड सिस्टम आ जाता है, जिसको यूनिकोड बोला। यूनिकोड में अगर आप देखेंगे तो यूटीएफ, आई थिंक UTF-8 के बारे में आपने सुना होगा सारे लोगों ने। UTF यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8, यानी इसने क्या कर दिया? इसने कहा कि आप और भी कैरेक्टर लेके आ जाओ, 256 से ऊपर के कैरेक्टर हैं, हम उसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे एक कोड पॉइंट में। ठीक है, तो आपके जो जावा वगैरह था जिसमें कैरेक्टर 2 बाइट का टूटना शुरू हुआ, उसका रीजन यही था कि जावा में 2 बाइट का कैरेक्टर आया, जबकि सी लैंग्वेज में 1 बाइट का कैरेक्टर रहता है। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द आस्काई एंड द यूनिकोड सिस्टम। क्योंकि यूनिकोड सिस्टम में आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूनिकोड करते हो, इनकोड करते हो, जबकि आप इसमें अगर आओगे तो केवल इसमें आपको 128 चीजों को ही इनकोड करना है, तो एक बाइट से काम चल जाता है। 1 बाइट का मतलब आस्काई से काम चल जाता है। लेकिन आस्काई इज ए सबसेट ऑफ यूनिकोड, so definitely there is a representation is called ASCII, और ये ASCII सारे लोग इससे जानते होंगे, बट इट इज ए सबसेट ऑफ यूनिकोड। इट इज ए सबसेट ऑफ यूनिकोड सिस्टम 8, यूनिकोड सिस्टम 16, यूनिकोड सिस्टम 32। तो ये हमारा कैरेक्टर का एक फिलोसफी आ जाता है। कैरेक्टर के बाद हमारे कुछ आ जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर, जिनको आप बोल सकते हो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। एनीबॉडी नो अबाउट दिस? देखो बच्चे कम होने लगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बताएंगे तो यही होता है। हाँ जी, व्हाइट स्पेस, एनीबॉडी? व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, एनीबॉडी?
क्या होता है ये व्हाइट स्पेस? एक स्पेशल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स को, ये एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को आपने व्हाइट स्पेस बोला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट स्पेस इन सी? अब मैं बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, मतलब एक एक चीज लेके फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये चीज ओके है? इतना ठीक है? इतना ओके है? यस सर। भाई देखो, ओके की जिम्मेदारी आप लोगों की है, यस सर। बाकी का काम मैं कर दूंगा, पढ़ाने का काम मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जरा इसमें बताओ कि व्हाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होता है? इट इज ए सम काइंड ऑफ द सेट ऑफ द कैरेक्टर्स। ये सेट ऑफ कैरेक्टर है। इस सेट ऑफ कैरेक्टर में हम क्या कर सकते हैं? इसमें ब्लैंक स्पेस को इंक्लूड कर सकते हैं। ब्लैंक स्पेस इज ट्रीटेड एज ए डिवाइडर ऑफ द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए इंट, देयर इज ए एक्स, देयर इज ए सेमीकोलन. So this is called the blank space, and this blank space treated as a character, and definitely its character is dividing two parts. The just left side part is called the keyword and the right side part is called identifier. So special character, there is also a special character is just like the new line backslash n. This is also a character. Means if you are in some line L1, if you are line number 100, and definitely there is a new line character, you by default you will be goes to 101. You starting of the 101, starting of the line number 101. This is the line number 100. And whenever there is a character is a new line n, new line backslash of n generate a code. In that way your cursor will move the new line at the beginning. New line at the beginning. This is also tab key is also a character, but definitely all are white space character, and white space character role play very important role. और ये white space character भी Unicode 8 system से UTF-8 से represent किए जा सकते हैं. This white space is also represented by UTF-8. आप देखना जाके ये बहुत ही important term है आपके कंप्यूटर साइंस का, जस्ट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है ना. तो इसकी स्टडी करेंगे तो बहुत कई चीजें पता लगेंगी. तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे कुछ आए. ठीक है, अब हमने क्या देखा इसमें? अब हमने इसमें देखा कि रिजर्व कीवर्ड है हमारे. रिजर्व कीवर्ड हमारे कितने हैं? 32 रिजर्व कीवर्ड हैं. तो अगर हम कीवर्ड की बात करें तो कैरेक्टर के बाद क्या आता है? कीवर्ड. कीवर्ड की अगर आप बात करोगे तो कीवर्ड हमारे पास 32 हैं, जिसमें इंट, लॉन्ग, शॉर्ट सब कुछ लिख लो, जितना भी वाइल, इफ, जो आपको जितना भी लिखना है सब लिख लो. टोटल मिला के 32 चीजें निकल के आएंगी. इन 32 चीजों को रिजर्व कीवर्ड बोला. ये कीवर्ड जिनके साथ यूज किए जाएंगे उनमें से इन कीवर्ड्स को नाम देने के लिए जो यूज किया जाएगा उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं. ठीक है, अभी मैंने कहा जिसको आइडेंटिफिकेशन, मतलब जैसे इस इंट एक्स, इसमें एक्स आइडेंटिफिकेशन है ना, किसी इंटीजर वैल्यू का. तो इंटीजर वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तो इसलिए इनको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं. अब इसके कुछ रूल दिए इन्होंने. क्या रूल दिए? इन्होंने कहा कि भाई अगर आपको किसी चीज को आइडेंटिफायर बनाना है तो आइडेंटिफायर बनाने के लिए आप आंख बंद करके आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंट लिखा है तो इंट को स्पेस देना पड़ेगा आपको, यानी जस्ट दिस इज ए ब्लैंक स्पेस देना पड़ेगा. और ब्लैंक स्पेस के बाद आपको अंडरस्कोर से के बाद कोई आप वो दे सकते हो, डिजिट बिल्कुल दे सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हो डिजिट के बाद, बिल्कुल दे सकते हैं. अगर इंट के बाद आपने लिख दिया जस्ट अंडरस्कोर ए, ये भी आपका वैलिड कीवर्ड है. अगर आपने ऐसे लिख दिया इंट ए कॉमा, ये भी वैलिड कीवर्ड है. अगर आपने लिख दिया A1, ये भी वैलिड कीवर्ड है. लेकिन अगर आपने लिख दिया इंट 9A तो ये इनवैलिड कीवर्ड है. यानी शुरुआत किससे नहीं हो सकती है? शुरुआत आपकी डिजिट से नहीं हो सकती है. तो कोई भी आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा. तो आइडेंटिफायर किस किस से स्टार्ट हो सकता है? आइडेंटिफायर आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है, प्लस स्पेस से स्टार्ट हो सकता है. तो लेटर प्लस स्पेस से स्टार्ट, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है. दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर के बारे में अब हम आ जाते हैं डेटा टाइप के बारे में. तो डेटा टाइप को आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं. डेटा टाइप तो ये होता. अब बताना आपके इससे और हाई लेवल चाहिए, मुझे आइडिया नहीं है, आप बताते जाओ.
सर ठीक हो रहा है। ठीक जा रहा है? यस सर। हाँ जी, अगर आप डेटा टाइप की बात करेंगे तो डेटा टाइप आपका ये कहता है कि भैया हमारे पास डेटा टाइप फॉर्म में अगर आप देखोगे जाके तो दो चीजें होंगी, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ साइन, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ साइन। इन टर्म्स ऑफ अगर आप साइज देखोगे तो हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग दो चीजें होंगी। और अगर इन टर्म्स ऑफ शाइन देखोगे हमारे हमारे पास तो साइंड और अनसाइंड नंबर होंगे, साइंड और अनसाइंड नंबर होंगे, अनसाइंड नंबर होंगे। तो इतनी कहानी डेटा टाइप में हमारी चली। तो डेटा टाइप हमारा क्या होगा वो हम देख लेंगे अभी यहाँ से। डेटा टाइप के बारे में स्टडी करेंगे कि डेटा टाइप हमारा किस तरीके के होते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप में अगर आप आ जाते हो तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर, कैरेक्टर हमारा कैसे हो जाता है, कैरेक्टर हमारा हो जाता है साइंड कैरेक्टर। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट एक यूज हुआ है यहाँ पे, साइंड कैरेक्टर और अनसाइंड कैरेक्टर। कोई बताएगा कैरेक्टर भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं? कोई बताएगा कैरेक्टर भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं? साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर में रखने की जरूरत क्या पड़ गई इनको? अब मैं कहूं ए और मैं कहूं माइनस ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड माइनस ए? हाउ कैन यू से दैट ए एंड माइनस ए? दिस इज द साइंड कैरेक्टर, दिस इज द अनसाइंड कैरेक्टर। दिस इज टोटली फॉल्स। हाउ कैन यू से दिस इज द माइनस ए एंड दिस इज ए? एनीबॉडी? एनीबॉडी? नहीं सर। किसी को क्लियरिटी हो? 8 रह गए। ये देखो बच्चे, ये हालत होती है। तो साइंड ही होता है शायद। हाँ सर अनसाइंड तो पॉजिटिव होते हैं ना, कैरेक्टर में अनसाइंड, हाँ अनसाइंड तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होते हैं। सर तो कैरेक्टर में साइंड नहीं होता ना सर? साइंड में पॉजिटिव निगेटिव हो जाते हैं। अनसाइंड हमारे नेगेटिव होते हैं, तो साइंड में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होंगे? साइंड नंबर पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, अनसाइंड नंबर तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही है। अच्छा सर, जैसे अगर अनसाइंड इंट ए लिखा मैंने और अगर उसे आगे नेगेटिव कर दिया तो एरर देगा? बिल्कुल आएगा, और क्या। ओके। अनसाइंड पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो जब अनसाइंड की बात चलती है, एक मिनट, अनसाइंड की बात चलती है, अनसाइंड की बात चलती है तो इसमें पॉजिटिव भी होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। और जब साइंड की बात चलती है, साइंड की बात चलती है तो ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते सर बाय डिफॉल्ट तो सर नेगेटिव। हैं। बाय डिफॉल्ट अगर किसी ने इंटीजर लिखा तो क्या माना जाएगा इसको? बाय डिफॉल्ट इंटीजर लिखा तो क्या माना जाएगा? साइन। Signed or default sign, signed. It is considered as a sign. ओके। It is considered as a sign. है ना? So it value whenever you are writing the only one value integer, just like you are writing the integer x, there is no, you are not writing the signed, you are not writing the unsigned. Definitely by default sign will be there. So by default sign will be there. With the help of this, you can categorize the data. डेटा में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पुट कर दिया है कि कैरेक्टर में क्यों चाहिए साइन। ऐसे ही अगर आप इंट की बात करोगे तो इंट में भी हमारा क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल इंटीजर होगा। नॉर्मल इंटीजर को हम साइन इंटीजर भी कह सकते हैं, साइन इंटीजर भी कह सकते हैं। और एक हमारा होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको हम अनसाइंड इंटीजर बोलेंगे, अनसाइंड इंटीजर बोलेंगे। तो ये अनसाइंड इंटीजर हो गया। अब इसके बाद हमारा शॉर्ट इंटीजर आएगा, शॉर्ट इंटीजर आएगा, शॉर्ट इंटीजर आएगा। और शॉर्ट इंटीजर में भी दो वैरायटी हो जाएंगी, एक साइंड एक अनसाइंड। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक लॉन्ग इंटीजर आएगा, लॉन्ग इंटीजर में भी दो वैरायटी हो जाएंगी, एक साइंड एक अनसाइंड। एक अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, एक साइंड इंटीजर, साइंड इंटीजर। तो ये हमारे जो है वेरिएशन आ जाते हैं डेटा टाइप में। अब फिर हम आ जाते हैं फ्लोट में। फ्लोट की अगर बात करेंगे तो फ्लोट में हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो डबल और लॉन्ग डबल की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, एक तो लॉन्ग डबल अवेलेबल हो जाएगा, लॉन्ग डबल अवेलेबल हो जाएगा, और एक डबल अवेलेबल हो जाएगा जो कि फ्लोट के साइज से बड़ा होता है। तो अब घुमा फिरा के कहानी ये आई कि कैरेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइंड अनसाइंड में, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइंड, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग। हाँ एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने कैरेक्टर का बोला कि साइंड और अनसाइंड वाला, हाँ
सर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मतलब? नहीं सर, अनसाइंड तो कभी मतलब सर साइन मतलब वैसे नॉर्मल तो सर कैरेक्टर जैसे होता है वैसे ही देखते हैं ना हम, ए बी कैरेक्टर, ए कैरेक्टर बी। तो वो तो अनसाइंड ये मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा था, ये जो आप पूछ रहे हैं। सिंपल आप लिख दोगे ना साइंड इंट डेटा टाइप बना के। मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कैरेक्टर को कैसे माइनस प्लस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सर ये होमवर्क है हमारे लिए। हाँ और क्या, होमवर्क है वो तो। हमें आंसर देने के लिए थोड़ी बोला था मैंने कि मैं आपको आंसर दे दूंगा। ओके सर, ढूंढ के लाऊंगा। सर ढूंढ के लाएंगे ना, गूगल से नहीं ढूंढना है, सोचना है खुद। गूगल से ढूंढ के लाना, आंसर ढूंढना नहीं, वो कॉपी करना हुआ किसी आंसर का। ना सर, पहले सोचूंगा फिर देखूंगा। सोचो और बस सोचो, कैसे भी सोच के ही निकालो चीजों को। ओके हाँ सर। हाँ जी। सर साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है और हाँ अनसाइन जी, केवल पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव साइन बाय डिफॉल्ट। पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव और अनसाइन में क्या डिफरेंस है फिर? साइंड और अनसाइंड, अनसाइंड मतलब एक तरीके से जैसे एड्रेस अगर आपने दिया तो एड्रेस क्या है, ये अनसाइंड नंबर है, अनसाइंड इंटीजर हो गया, है ना। क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज इट विल बी द पॉजिटिव। बट इफ यू गिविंग द नेचुरल नंबर, then it comes natural number, or you can say integer values or real values, then it comes to minus and plus. Then this the term defined in the term of sign. Otherwise, if one thing is always positive is called unsigned, because address is always positive, address will be never negative. तो सर नेचुरल नंबर भी अनसाइन हो सकता है ना किसी हाँ, केस में? नेचुरल नंबर के बारे में भी बोल सकते हैं कि अनसाइंड है, बिल्कुल। ओके सर। हाँ तो ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई। फटाफट ये डेटा टाइप के बारे में क्लियरिटी बनी। यस अब सर। डेटा टाइप के बाद बच्चा आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किस चीज को कहते हैं? हमारी बात चल रही है वैल्यूज। वैल्यूज को ही कांस्टेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वैल्यूज को ही कांस्टेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, तो कांस्टेंट वैल्यूज कितनी होती हैं? एक तो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, मतलब मैथमेटिक्स। एक तो होता जैसे है ये कांस्टेंट है इसमें, तो इसमें वैल्यू तो उससे वैल्यू। क्या वैल्यू? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर, आ रही है। मतलब कांस्टेंट का मतलब अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा कितनी तरीके का होगा? डेटा न्यूमेरिक तरीके का होगा, कैरेक्टर तरीके का होगा, कैरेक्टर तरीके का होगा, और स्ट्रिंग तरीके का होगा। और बताओ कोई डेटा किसी तरीके का हो सकता हो? डेटा की कैटेगरी में तोड़ोगे तो डेटा तीन ही टाइप का आएगा, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। कोई चीज ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो आप? एबीसी लिख सकते हो, या ए लिख सकते हो, या आप 10 लिख सकते हो, 10.1 लिख सकते हो। तो न्यूमेरिक को आगे तोड़ोगे तो इंट और फ्लोट में टूट जाएंगे, इंट और फ्लोट में टूट जाएंगे, इंट और फ्लोट में टूट जाएंगे। कैरेक्टर को अगर आप तोड़ोगे तो इसको तो कैरेक्टर को तोड़ ही नहीं सकते, कैरेक्टर इज इटसेल्फ ए कांस्टेंट, स्ट्रिंग इज इटसेल्फ ए कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग इज इटसेल्फ ए डेटा, कैरेक्टर इज इटसेल्फ ए डेटा, बट इन द टर्म्स ऑफ द न्यूमेरिक यू कम इंटीजर, फ्लोट, है ना। इंटीजर, फ्लोट भी नहीं, और थोड़ा वैरायटी में जाओगे तो इसको डेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इस तरीके से तोड़ते हैं। हेक्साडेसिमल इस तरीके से तोड़ते हैं। सर डेटा कैरेक्टर और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना? कैरेक्टर न्यूमेरिक इज आल्सो स्ट्रिंग ना। ओके सर, ओके, सॉरी सॉरी। If you say 1AB, this is treated as a string. यस सर, यस। So there is a decimal. Decimal is two type: integer and float, integer and float, and such kind of, there is a representation is octal representation, one kind of the hexadecimal representation. It's come when you represent address, then it is very important, है ना। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं, जिसमें आप खासियत क्या देखेंगे? देखा, बच्चे भाग गए 3। ये होता है, किसी को समझ में सर जिनको पढ़ना है वो बैठे हैं। आया? सर शिव को बहुत ज्यादा पढ़ना है बेसिक वो हो रहा है।
हाँ सर काफी ज्यादा बेसिक हो गया, फाइनल ईयर में आके इतना बेसिक पढ़ना तो फिर मतलब टाइम वेस्ट ही है हमारा तो इस टाइम। अरे बेटा अब हम कैसे पढ़ा पाएंगे ये बताइए। सर क्योंकि कोई कह रहा है हमको ऑलरेडी बेसिक पढ़ना है, कोई कह रहा है हमको हाई लेवल पढ़ना है। सर तो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, तो शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं कॉलेजेस में। भाई क्या बोला जाए आप लोगों को। तो 4 साल के गैप में सब फर्स्ट ईयर वाला ही हाल हो जाता है। अब कोई कह रहा था एक रिवीजन दे दीजिए, बैकअप नहीं क्लास सर, दे बट दीजिए। सर एक्चुअली ये है ना, हम इधर इस प्लेटफॉर्म पे तो बेसिकली गेट की प्रिपरेशन करने अरे आए ना, सर, जो आपके लेवल में है सबसे हम उसी चीज की तो प्रिपरेशन करेंगे। जो पढ़ा है वो कैरी ऑन कर सकता है, वरना एक्स्ट्रा क्लास में जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, रेगुलर क्लास में ये कंटिन्यू हो जाएगा। आप फैकल्टी से हो यहाँ पे? हाँ नहीं, ये जो अभी मेरे को बोल रहा था एक्स्ट्रा क्लास के लिए, इज ही फ्रॉम द फैकल्टी? नहीं फैकल्टी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको गेट की सॉलिड सॉलिड चीजें पढ़नी है तो फिर वहीं से शुरू होगा कि मैं आपको बहुत ज्यादा होगा तो लूप से स्टार्ट कर सकता हूँ। और अगर आपको नहीं एक सर, पूरा रिवीजन। मैं उस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अभी हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम सी लैंग्वेज, एक तरीके से ऐसा लग रहा है हम सी लैंग्वेज आज से शुरू कर रहे हैं, तो सर उसका बेसिकली गेट में कोई काम नहीं है ना हमारा, क्योंकि सर हमें तो जो क्वेश्चंस, हमें एमसीक्यूज जो जिस लेवल के आएंगे उस लेवल का हमें प्रिपेयर करना है। हमें ये थोड़ी, हमें कोई हम एग्जाम के लिए थोड़ी देने कि हमें सेमेस्टर का एग्जाम देना है तो हम वापस रिवाइज कर रहे हैं। तो वो तो मैं पढ़ा ही रहा था आप लोगों को सी लैंग्वेज पहले एग्जैक्टली उसका। सर एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मतलब ये बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है, मतलब आधा घंटा तो हमने इतना बेसिक पढ़ लिया जिसका कोई काम भी नहीं है हमें, मतलब सर ये मतलब जैसे ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्लास के लिए मैं ट्यूशन ले रहा हूँ कि मतलब। भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताओ। सर आप एक काम कीजिए ना, आज का जो बचा हुआ टाइम है सारा इसी को डिवोट कर दीजिए, जितना बचा है जो जो आप बेसिक करा सकते हैं। कल से फिर हम अपना नॉर्मल कर लेंगे। बस आज आज अभी आप और करा दीजिए, मतलब जितना भी आपका टाइम बचता है उसमें जिसको करना है वो कर ले बेसिक, जो नहीं करना चाहता वो फिर मतलब ऐसे ही कर लीजिए ना सर। जो करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक हो जाएगा, जो नहीं करना चाहते हो कल से अपना नॉर्मल चला ही लेंगे। हाँ सर, कल से जो आप मतलब सर सबसे बेस्ट यही रहेगा ना, इससे फिर टाइम भी नहीं किसी का वेस्ट होगा। आज का दिन ये कर लेते हैं बेसिक, आप मतलब जितना आपको लगता है कि जो जो आगे जरूरत है या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उतना बस आज के दिन करा दीजिए। एक दिन एक लेक्चर इसको डिवोट हो जाएगा कल से, क्योंकि सर इतने ये सारे सर बच्चे हैं एक तो लेक्चर हर में किसी आप की सर ओवर। अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ही, तो थोड़ा बहुत तो वो सर रहेगा ये ही सर। आज का दिन करा दीजिए ये। उसके बाद सर आप बेसिक कंटिन्यू करिए, जैसे आप आज पढ़ा रहे हो ऐसे कंटिन्यू कीजिए, और जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा और जिसको नहीं पढ़ना होगा वो फैकल्टी से बात कर लेगा, या मतलब हायर क्योंकि सर अथॉरिटी से यहाँ बात पे कर अभी लेगा। बच्चे सर हमें तो दोनों पढ़ना वाले है हैं बेसिक, ना, सर हमें तो नहीं जिनको होता क्योंकि 2-3 थोड़ा साल का गैप बेसिक हो में गया, डाउट है। जिससे बच्चे 3-4 साल बाद स्टार्ट कर रहे हैं फिर से पढ़ना, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना सर स्टार्टिंग से। चलो एक क्लास में दे रहा हूँ अपनी तरफ से बेसिक, ठीक है। ये सर यस। एक अगर किसी बच्चे ने गैपिंग के बाद दोबारा सब्जेक्ट शुरू किया है तो उसको ओवरव्यू तो एक चाहिए ही होगा ना। चलो मैं एक क्लास दे रहा हूँ, मतलब ऐसे मान ले रहा हूँ कि चलो एक क्लास जो है आप लोगों को बेसिक वो है, मतलब अब मैं उस बारे में क्या कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक क्लास के बारे में आपसे बोल सकता हूँ कि ये बेसिक क्लास आप पढ़ लीजिए। तो सर सर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो बेसिक से ही होता है सर, ये थोड़ी ना ट्रीट किया जाता है कि अरे हर बेटा सी बच्चे। लैंग्वेज नहीं आती ना, वो बेसिक से उसमें समझा करो। सी लैंग्वेज में अगर मैं पूरे में आ जाऊंगा 6 महीने पढ़ते रहोगे आप सी लैंग्वेज। बेसिक से उसमें गेट में बेसिक नहीं सर मांगते एग्जैक्टली उस। मैं भी यही चीज आपसे उस टाइम कह रहा था, क्योंकि हम लैंग्वेज ये इस टाइम तो ऐसा लग रहा है जैसे हम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बैठ के एक कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, और सर इस जंक्चर पे आके मतलब जिसमें हमें 6 to 7 months है एक गेट का एग्जाम के लिए, उस पर अगर हम इतना बेसिक से करेंगे तो मतलब आई डाउट ये हमारा एक सब्जेक्ट भी कैसे पूरा हो पाएगा 1 महीने में तो। चलो आज की क्लास में डिवोट कर दे रहा हूँ, फिर कल हाँ की सर। क्लास से अपन स्टैंडर्ड ले लेंगे। हाँ सर, मतलब जो मतलब हम वो चीज पढ़े जो हमारी गेट में आने वाली है। वही मैं करा ही रहा था, मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी ना, पॉइंटर्स से जी सर, इसीलिए किया था। पॉइंटर्स, बिल्कुल। स्ट्रिंग पॉइंटर, रिकर्शन, फंक्शन की वहां पे। अब आप किसी को डेटा टाइप में प्रॉब्लम आने लगेगी तो फिर मुझे क्या, मैं क्या करूंगा बताओ। अगर अब ये कोई कहे कि इन टेक्स्ट में सर दिक्कत आ रही है, 10 में क्या इनिशियलाइजेशन है क्या डिक्लेरेशन है, तो फिर मैं क्या कर सकता है इसमें।
तो ये तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना आप लोगों के लिए। आप लोगों को ही डिसाइड करना है भाई, मुझे तो जो आप बताओगे मैं वो करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आज की क्लास में डेडिकेट कर दे रहा हूँ स्पेशली। सर देखिए हमें कोई मतलब हम मतलब सिर्फ सेमेस्टर के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम गेट के लिए पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर तो हमसे ज्यादा अच्छी गाइडेंस आप हमें कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। इंस्टेड हम नहीं, वो बताएंगे तो जो कि मैं क्या पढ़ा चीज रहा था पढ़नी वही है। पढ़ना था, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। सर वो चीज तो ठीक चल रही थी, बट हम तो इस टाइम तो बहुत ज्यादा बेसिक में आ गए। वो बोला बच्चों ने तो मैं कराने लगा बेसिक, और मुझे क्या है। नहीं सर, बट हमारा मेन मोटिव वो नहीं है ना, हमारा मोटिव तो गेट है सर परस्यू करना। उसमें भी हमें 6-7 मंथ्स रह गए हैं। अगर हम सर चलो हम आज के देखिए, अब वैसे भी मैं सर 8:30 आज का बजे, लेट नॉट वेस्ट द टाइम ना सर, आज 8:30 का करा दिन तो रहा करा हूँ, ही दीजिए ना 8:30 इसमें। बजे तक करा रहा हूँ। रहने आज देते के हैं, आज का 15 दिन मिनट तो पढ़ कर ही लो, लें। कल से अपन उसी टॉपिक रिकर्शन को स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है। सर। सर यस वही कराइएगा जो गेट में आएगा, हमारा जो गेट का हाँ बेसिकली। भैया भैया वही कराएंगे, मैं गेट ही पढ़ाता हूँ, मैं कुछ और हाँ वो सर, नहीं करता हूँ। जी गॉड। बिल्कुल। मैं गेट ही पढ़ाता हूँ, मैं कोई बेसिक पढ़ाने की मुझे वो नहीं है कि मैं आप लोगों को जबरदस्ती बेसिक पढ़ा रहा हूँ। सर ठीक है। वरना जिनको बेसिक करना होगा ना उनको आप नोट्स दे देना बेसिक, वो तो हाँ फिर ठीक है, खुद मैं कर उनको पाएंगे अलग ना। से कुछ बात कर लेना निशान हाँ सर से, एक्स्ट्रा वो कुछ। बेसिक के लिए अलग से बात कर लें। तो हाँ बेसिक के लिए क्या करना होगा उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, मतलब नोट्स वगैरह और ये। और जो गेट की सी पढ़नी है वो अलग चीज होती है, बिल्कुल गेट सी अलग है, बेसिक एकदम अलग है। तो गेट सी को बेसिक से कृपया मर्ज ना करें। जो मैं बता रहा था वहीं से स्टार्ट होता है ना। ज्यादा से ज्यादा फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, और आप लूप में कोई कभी क्वेश्चन, लूप लूप हाँ कह सकते हैं। लूप अभी मैं बताऊंगा, लूप वगैरह तो सब इनबिल्ट हो जाएंगे। लूप से बता सकता हूँ, लूप स्टार्ट कर सकते हैं मैक्सिमम अगर आप बात करोगे लूप से। लेकिन अगर आप सर डेटा, लूप हो गया, जो फंक्शन हो गया, वहां से आप एक ओवरव्यू दे देना। जो हाँ सर, एक लूपिंग काम में कीजिए सर, प्रॉब्लम ये आती है, फंक्शन में भी सर कभी लूप कभी से स्टार्ट कर प्रॉब्लम आ दीजिए, लूप जाती है। के बाद फंक्शन और उसके बाद फिर चलो आगे। अब आज ये पढ़ लो, फिर मैं आगे आपको इतने निशान सर से पूछ के बताऊंगा। ठीक है। सर अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया क्योंकि मेरी 9 बजे मुझे एक असाइनमेंट है मेरा, तो मुझे निकलना है वहां पे। तो इनिशियलाइजेशन, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आप गेट के हिसाब से देखोगे। स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, ये मैं गेट वालों के लिए ही बता रहा हूं, और ये बेसिक में भी आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन? इससे पूरी ग्रामर बनती है सी की, इससे पूरी ग्रामर बनती है सी की। तो सी की ग्रामर जो है यहाँ पर यूज होती है, सी की ग्रामर से ही सी बनाई जाती है। तो फटाफट आप बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन जैसे x प्लस बाई लिख दिया गया, एक्सप्रेशन सेमीकोलन से एंड कर दिया, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा? एक्सप्रेशन होगा, टर्मिनेटेड सेमीकोलन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो फॉर लूप में जब आप आओगे, लूप स्ट्रक्चर में आओगे, तो लूप स्ट्रक्चर में ये चीज आपको बहुत डिटेल में देखने को मिलेगी कि कौन सी चीज स्टेटमेंट होती है और कौन सी चीज एक्सप्रेशन होती है। ठीक है। तो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन का अंतर एकदम ढंग से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे मैं इस चीज का बहुत डिटेल में यूज करने वाला हूं जब मैं ग्रामर पे बात करूंगा। क्योंकि डेनिस रिची की अगर आप बात करोगे तो डेनिस रिची में ग्रामर ही यूज होती है। डेनिस रिची में वो लोग कोई रूल्स नहीं बताते हैं, डेनिस रिची ने सीधे हर चीज की ग्रामर दी हुई है कि हर स्टेटमेंट की ग्रामर क्या होती है, इफ एल्स की ग्रामर क्या है, लूप की ग्रामर क्या है, फॉर लूप की ग्रामर क्या है, व्हाइल लूप की ग्रामर क्या है। और अगर ग्रामर आपको पकड़ में आ गई तो आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से डिजाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर लूप में एक बात बोली गई कि एक्सप्रेशन सेमीकोलन, एक्सप्रेशन सेमीकोलन, एक्सप्रेशन दिस एंड एक्सप्रेशन सेमीकोलन, ये है ग्रामर फॉर लूप की। दिस इज द ग्रामर ऑफ फॉर लूप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर ऑफ फॉर लूप? यस, व्हाट इज द थिंग यू कैन गिव हियर? आप वो सारी चीजें दे सकते हो जो एक्सप्रेशन होंगी, यहाँ पर वो सारी चीजें दे सकते हो जो एक्सप्रेशन होंगी, यहाँ पर वो सारी चीजें दे सकते हो जो एक्सप्रेशन होंगी। ध्यान रखना, यहाँ पर बिल्कुल इनिशियलाइजेशन देने की जरूरत नहीं होती है। इनिशियलाइजेशन वन ऑफ द कंडीशन है जो हम पहले लिख देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनिशियलाइजेशन यहीं पे दो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर केवल इंक्रीमेंट आएगा, जरूरी नहीं। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कंडीशन चेकिंग आएगी, ट्रू और फॉल्स मतलब 0 और 1।
यहाँ पर डेफिनेटली जो एक्सप्रेशन होती है वो कंडीशनल एक्सप्रेशन होती है, जिसका रिजल्ट या तो 0 आएगा या रिजल्ट इसका 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं तो आपको क्लियर होगा फॉर लूप से, लूपिंग की प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी यहाँ से। तो अगर आप देखें तो इसका कोई आंसर बताएं कि ये सिंटेक्स फॉर लूप का सही लिखा या गलत लिखा। Suppose this statement. Suppose hypothetically I am giving this statement. This statement satisfy the for loop grammar or not? Yes, sir. sir. So it satisfy because 5 is expression. This is the 0 1, true or false. So definitely this is 1. This is also expression in terms of 0 1. The function calling is also expression. Function calling is itself a expression. So this is also a expression. So this is the right syntax of the for loop. So this will be the right syntax of the for loop. सर अगर Remember fx को हटा दें तो तब भी हाँ fx और 5 को दोनों को हटा दें तब भी चलेगा क्या ये? हाँ, तब भी चलेगा, बिकॉज अकेला सेमी कॉलन जो होता है वो भी एक्सप्रेशन होता है विद नल एक्सप्रेशन। देयर इज नो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड नल एक्सप्रेशन, एंड नल एक्सप्रेशन एंडेड विद द सेमी कॉलन इज जस्ट मेक ए स्टेटमेंट with null expression. So if you give the null here, if you give the null matlab just there is nothing here, there is only a semicolon, it is okay. There is only a semicolon, it is okay. But here you have to give the true 1 and 0. Means suppose if I am giving the for loop in that way, ये important है गेट के लिए, ये ध्यान रखना। अब इसमें मत कहना कि ये गेट में नहीं आता, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा फॉर लूप के। लूप गेट में आता है और अच्छे से आता है, ठीक है। जैसे मैंने फॉर लूप दिया और फॉर लूप में मैंने लिख दिया आई दिस, और मैंने यहाँ लिख दिया 1 दिस, और यहाँ लिख दिया 1। तो बताओ ये फॉर लूप का करेक्ट डायग्राम है या इनकरेक्ट डायग्राम है? सर सर 1 की जगह टर्मिनेशन कंडीशन विद आई चेक सर ये आई लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या सर अगर आई के ऊपर कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी होगी तो करेक्ट ही होगा। हाँ, तो आई की डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा कुछ भी। मैं पूछ रहा हूँ ये फॉर लूप का करेक्ट इनिशियलाइज असाइनमेंट है, करेक्ट ग्रामर है, या फॉर लूप की इनकरेक्ट ग्रामर है? फॉर लूप का करेक्ट सिंटेक्स है, इनकरेक्ट सिंटेक्स है? करेक्ट। ये करेक्ट सिंटेक्स है, बिकॉज ए वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। देयर इज 0 1, डेफिनेटली देयर इज ए 1, एंड दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन इज 1. So one number is also an expression. So you can say this is the correct syntax of the for loop. You easily can drive the for loop. For loop में even आप क्या कर सकते हो? For loop में function call भी दे सकते हो. Suppose if you are giving the fx semicolon 1 and there is a fy. This is the correct syntax of this for loop. This is the correct syntax of the for loop. Yes sir, correct. This is the correct, because this is a expression, fx is the expression, 1 is the 0 1 is also the expression in terms of 0 1, and fy is also expression. फंक्शन कॉल अपने आप में एक एक्सप्रेशन होती है ना? वैसे ही कोई ये फंक्शन रिटर्न टाइप नहीं हुआ तो क्या रिटर्न टाइप देना पड़ेगा ना? रिटर्न टाइप तो कोई दोगे तभी यहाँ पर कुछ मतलब निकलेगा ना। और जैसे अगर नहीं हुआ तो तब तो ये नहीं चलेगा ना? नहीं हुआ तब क्या मतलब हुआ फिर? सर तो वो नहीं मतलब तो अगर एक्सप्रेशन का मतलब नहीं निकला ना कुछ। तो इस चीज को आप करके देखना जाके। ये इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन वैरायटी के बनते हैं। अभी क्योंकि मैं अभी क्लास तो मुझे 8 बजे तक लेनी थी। कल की क्लास का टाइम बता दो। मेरे पास जो टाइम की अवेलेबिलिटी है वो मॉर्निंग और आफ्टरनून में है। सर मॉर्निंग बेस्ट है। सर मॉर्निंग लो 8 to 9 या 7। सर आफ्टरनून में ठीक है। मॉर्निंग और आफ्टरनून में अवेलेबल हूँ। बाकी मुझे बहुत सर मॉर्निंग कितने बजे सर? सर आफ्टरनून में क्लासेस होती हैं सर। मैं इसमें कभी भी फ्री हूँ, मॉर्निंग और आफ्टरनून। बाकी मेरे असाइनमेंट्स रहते हैं, तो फिर मुझे मतलब सर मॉर्निंग में 9 बजे से पहले ले लो, आफ्टरनून में तो क्लासेस होती हैं। यस सर मॉर्निंग में। हाँ सर आफ्टरनून में क्लासेस भी चल रही हैं सर। मॉर्निंग में 8 बजे से पहले ले लें? मतलब सर 9 से पहले भी चल जाएगा, 7 से 9, या सर आजकल तो गर्मियां हैं सर, जल्दी भी हो जाएगा।
चलो ठीक है भाई, 7 से 9 का रख लेते हैं। क्लासेस होती हैं। यस सर, मॉर्निंग ठीक है। ठीक है, मॉर्निंग 7 से 9 रख लेते हैं। अभी तो मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, तो जस्ट मैं आज के टॉपिक को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, और कल के टॉपिक की हम बात करेंगे सीधे रिकर्सन से, सर सुबह ही जो होगा। कि एक अपने आप में 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें 2 मार्क्स का रिकर्सन नहीं पूछा जाता है, और सर रिकर्सन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है। सर लूप से स्टार्ट करा दो सर, लूप मिसिंग है सर काफी। अब वो इससे आप निशान सर से बात कर लेना, मुझे बता देना बेटा, ठीक है? क्योंकि ओके ऐसे सर। मैं तो लूप में मैं खुद फंस जाऊंगा, ठीक करूँ कि ना सर करूँ। लूप बेसिक, सर लूप गेट के उससे बना पढ़ा देना ना सर।